तो चलिए आज से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसको जो आप सभी ने जाना फ्रिक्शन के नाम से। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा का पूरा आपका जो एनएलएम पढ़ते हैं यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं वहीं से निकल कर आता है। मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जब मैं फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करूं। उससे पहले कुछ मिसकंसेप्शन आप लोग के दिमाग के अंदर में है उनको मैं निकालना भी चाहूंगा और जो है उनको मैं बताना भी चाहूंगा आप लोगों को। देखो, बहुत से लोगों ने ये सीखा है कि फ्रिक्शन हमारे पास में दो टाइप का होता है, एक हमारे पास में स्टैटिक होता है और दूसरा कौन सा भाई, काइनेटिक होता है। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई स्टैटिक जो है क्या हमेशा तभी होता है जब दो बॉडीज रेस्ट में हो, या फिर काइनेटिक तभी होगा जब बॉडीज क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। बहुत से लोगों ने बस ये पढ़ रखा है कि अगर बॉडीज रुकी हुई हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अगर बॉडीज मेरे पास में मूव कर रही हैं तो उस फ्रिक्शन को आप सभी जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से। जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो रट रखा है बेसिकली, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट कहना कि रेस्ट में है तो बॉडी के ऊपर में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये वहां पर जो स्टेटमेंट है पूरी ट्रू नहीं है ये। इसके अंदर में कुछ हम एड ऑन भी करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, आप सभी ने जाना था कि भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मूव करना चाहते हैं तो बेसिक फॉर्मूला आप सभी ने जान रखा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये फॉर्मूला आप रट के बैठे हुए हैं बिल्कुल। मैं अगर कहूं कि ये जो एफ मैक्सिमम है इसके ऊपर में हम लगा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर में मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि बॉडी जो है मूव करना शुरू कर जाए, इस फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में कितनी फोर्स लगे, तो आप सभी ने जाना है म्यू एम जी। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी क्या है, इनकम्प्लीट है। अब सभी ने पढ़ रखा है, इसको रट रखा बहुत अच्छे से, भाई मेरे पास में कोई भी फॉर्मूला है मैं उसको इजीली लगा पाऊंगा। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाहूँ, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास में एक बॉल टाइप में है और मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रख रहा हूं एम मास की। मैं ये चाहता हूं कि ये एक पर्टिकुलर एंगल तक लेके जाऊं जहां से क्या कर जाए, स्लिप कर जाए। ठीक है। तो ऐसा कौन सा पोजीशन होगा, मैं कितने थीटा पर इसको रखूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ में स्लिप ऑन कर जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों के आंसर हम आज की क्लास में और आगे आने वाले जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर में हम कवर करेंगे। फ्रिक्शन मैं बार बार बताना चाहूंगा आप लोगों से कि फ्रिक्शन पूरा का पूरा हमारा एनएलएम के थ्रू चलता है। जिसकी एनएलएम बहुत अच्छे से आती है आराम से वो फ्रिक्शन को पढ़ पाएगा। एनएलएम के बाद में फ्रिक्शन में सिर्फ एक मैथमेटिकल चीजें बचती है, मैथमेटिकल टूल्स बचते हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो यहां पर आपको देखने होते हैं। अगर आप फ्रिक्शन अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजों की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि भाई मेरे पास में नॉर्मल फोर्स क्या होती है और नॉर्मल फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज। दूसरा, आपको जितने भी फोर्स के वेक्टर इसके ऊपर में लगेंगे वो सारे रिजोल्व करने आने चाहिए। और तीसरा चीज जो इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास में है कि हमें, चाहे मेरे पास में प्लेन हो चाहे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हो, इस तरह से उनके ऊपर में कैसे फोर्सेस को यानी कि इसके फोर्स के कंपोनेंट्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। और फोर्थ चीज जो मेरे पास में यहां डिफाइन करेंगे वो होती है इक्विवेलेंट फोर्स। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में दो साइड में फोर्स लग रहा है, मान लो यहां पर 4 न्यूटन लग रहा है, यहां पर इसके ऊपर में 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो आप सभी का आंसर आएगा जी 4 - 2 यानी कि 2 न्यूटन इसके ऊपर में नेट फोर्स लग रहा है। जिसको अगर ये नेट फोर्स निकालना आ गया, देखो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई आपने इजीली देखा 4 यहां पर 2 यहां पर है, आपने सीधा आंसर मेरे को 2 न्यूटन दे दिया। लेकिन जब यहां पर हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, तो आपको सिंपली इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन के कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। और वही कंसेप्ट आज की क्लास के अंदर मैं बेसिक बेसिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और फिर हम क्लास को आगे पूरी एक रिदम के साथ में कंटिन्यू करेंगे। आगे शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं, भाई जो भी देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो। तो फोटोनिक्स की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए आप। आपको पूरा कंटेंट वहां पर अवेलेबल है एक सीक्वेंस के अंदर में, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में। साथ ही हमने पूरे पीडीएफ मटेरियल जो आपकी प्रैक्टिस सीट है वो भी यहाँ पर हमने प्रोवाइड करी हुई है। आप जाकर उनको देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर में मैं और फिर भी कोई आप लोगों को क्यूरी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप सभी को मैं बता देता हूँ, 9416878402 ये नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है। बेसिक बेसिक जो आपको एक माइंड मैप तैयार करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में हैं जिनको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी बना रखे हैं और उन सभी का आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना। मान लो मेरे पास में एक सरफेस है,
यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका मास है m, ठीक है भाई, ये हमने मास यहां पर रखा हुआ है। तो ये सरफेस में मान लेता हूं सरफेस 1 है, और ये दूसरा जो सरफेस यानी से ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो सरफेस 2 के नाम से मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर मैं इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूं, यहां पर देख रहे हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हो रहा है दोनों बॉडीज के बीच में। अब मैं इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहा हूं, यानी कि मैं इसको 200 जूम कर लेता हूं, 200x मैंने इसको क्या कर लिया, जूम कर लिया है। तो मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है कि ये ऊपर वाली ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह की बनी हुई है, और नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से मेरे पास में कनेक्ट है, कि ये दो सरफेसेस जहां पर वो ऑब्जेक्ट रखी हुई है ये मेरे पास में कनेक्ट एक दूसरे के ऊपर में है, ठीक है भाई। अब इस पोजीशन के ऊपर में मैं क्या बनाना चाहता हूं, इनके नॉर्मल्स को डिफाइन करना चाहता हूं, यानी कि यहाँ पे लगने वाले कॉन्टेक्ट फोर्स को डिफाइन करता हूं। तो आप सभी ने कहा जी इसके ऊपर में फोर्स यहाँ लग रही है, इसके ऊपर में नॉर्मल ये हो गया, इसके ऊपर में नॉर्मल मान लो तो थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करके देख रहा हूँ, यहाँ हो गया। इसका नॉर्मल मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर हो गया, यानी कि फोर्स मेरे पास में F1 है, F2 है, F3 है, और यहाँ पर आपके पास में F4 है, ठीक है जी। दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है, और कांटेक्ट के बीच में जहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो वहां पर नॉर्मल फोर्स आप डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो फोर्स बनी है ना, इसको आप सभी क्या जानते हैं, कांटेक्ट फोर्स के नाम से, कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं भाई। दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप हो जाती है, और जिस फोर्स को आप कांटेक्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और उसके कंपोनेंट को भी आपने जाना था नॉर्मल के नाम से, ठीक है भाई। लेकिन होता क्या है जी, बहुत सारी फोर्सेस जो लगी हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पर जो सरफेस मेरे पास में गिवन है वहां से परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक एंगल पर लग रही होंगी। यानी ये सभी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, इन ऑब्जेक्ट्स जितने भी फोर्सेस लग रही हैं इनका मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो ये थोड़ा सा एक एंगल पर बनेंगे, यानी कि हमें इसका कॉन्टेक्ट फोर्स हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं भाई। अलग अलग डायरेक्शन के अंदर में मैंने रैंडमली कोई भी डाटा लिया है, और ये जो फोर्सेस मैंने डिफाइन करी है, क्योंकि सरफेस हमें नहीं पता कि कैसे कांटेक्ट में, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो छोटे छोटे बिंदुओं पर वो कनेक्ट होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मान लो मेरे पास में कर्व है, इस तरह का कर्व है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा उसके सेंटर को मैच करवाते हुए। तो कभी सरफेस ऐसा उठा तो यहाँ पर नॉर्मल ही हो गया, कभी ऐसा उठा तो यहाँ पर मेरे पास में नॉर्मल हो गया, यानी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल मुझे बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर में यहाँ पर फोर्स जो है उसके ऊपर में लग रही होगी। तो सभी का अगर मैं रिजल्टेंट लेता हूं तो जो फोर्स यानी कि जिसको मैं नाम दूं कांटेक्ट फोर्स, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर लग रही होगी, ठीक है। इसका रिजल्टेंट हम डिफाइन करना चाहें तो ये ना तो परपेंडिकुलर है ना हॉरिजॉन्टल है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पर बनी हुई है, ठीक है भाई। अगर ये एक एंगल पर बनी हुई है ग्राउंड के साथ में, ये एक एंगल पर बनी हुई है जिसको आपने थीटा के नाम से जाना है, तो इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर में मैं रिजोल्व कर सकता हूं। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, एक तो इसके परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एक वेक्टर यहां पर चला गया और एक वेक्टर मेरा यहां पर चला गया। ओके भाई, ये मेरे पास में कौन सी है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, जिसको जनरली हम जानते हैं एफसी के नाम से, ठीक है भाई। यहां पर इतनी कहानी मुझे समझ में आ गई है। अब कहीं आपको दिख रहा है ये फोर्सेस आपने पहले पढ़ी हुई है, ये जो फोर्स यहां पर जनरेट हुआ है जिसको आपने परपेंडिकुलर जाना है, इसको हम जानते हैं नॉर्मल के नाम से, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस है। देखो यहां पर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है या कॉन्टेक्टेड सरफेस है, उसके पैरेलल में मेरे पास में इस फोर्स का एक वेक्टर आ गया, एक कंपोनेंट आ गया, और इसी को हम जानते हैं किस नाम से, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से, या फिर मैं कहूं फ्रिक्शन के नाम से आप जानते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो कॉन्टेक्ट फोर्स अपने आप में पेरेंट है, यानी कि ये इनका फादर है, और इसके दो बच्चे हैं। दो बच्चे कौन कौन से, एक हमारे पास में नॉर्मल है और दूसरा इसका बच्चा कौन है, फ्रिक्शन। और इन दोनों का काम क्या रहने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर, इस पॉइंट को नोट कर लेना। चाहे मेरे पास में नॉर्मल हो चाहे मेरे पास में फ्रिक्शन हो, ये हमेशा दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में रहेंगे ना उनको साथ साथ रखना चाहता है। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लिक हो जाएं, साथ साथ रखना चाहता है, यानी कि चाहे मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट थी, पहली ऑब्जेक्ट सरफेस 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस 2 है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इन सरफेसेस को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। यानी कि अगर मूव करेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, ठीक है। और उनके लिए चाहे इनको किसी भी कदर तक गुजरना पड़ जाए, किसी भी लेवल तक इनको गुजरना पड़ जाए, ये गुजरने को तैयार है, ठीक है। लेकिन वो ये बाहर से अगर कोई दुनिया इनको अलग करने की कोशिश करेगी, यानी कि एक्सटर्नल आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे, तो इनको कहीं ना कहीं साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जितने लेवल तक ये चाहते हैं ये एक दूसरे को मतलब उतना जो फोर्स है वो टॉलरेट कर सकते हैं, उतना करेंगे,
तब तक ये साथ साथ रहेंगे, और उससे ऊपर को फोर्स लग गया तो फिर थोड़ा बहुत जुदा हो सकते हैं ये लोग। तो आप ये समझो कि जो मेरे पास में कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके दोनों कंपोनेंट, चाहे मेरे पास में नॉर्मल हो चाहे मेरे पास में फ्रिक्शन हो, उन दोनों का काम है कि जो भी सरफेस कांटेक्ट में है, जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उनको एक साथ रखना। ठीक है, फ्रिक्शन का तो चलो हमें समझ में आता है, नॉर्मल का कैसे समझाओगे आप? नॉर्मल कैसे सरफेस के कांटेक्ट में रखता है? ये जब मैं आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर टॉपलिंग आती है, तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट और समझ में आएगा। यानी कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं इस पॉइंट पर फोर्स कर रहा हूं, तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये इसका नॉर्मल है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा नॉर्मल, लेकिन यहां मैं फोर्स बढ़ाई जा रहा हूं बढ़ाई जा रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर में, तो ये थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये हुआ क्या, एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद में ये इससे क्या हो गया, सरफेस से थोड़ा उठना शुरू हो गया। तो ये नॉर्मल यहां पर क्या करना चाह रहा है, मैं फोर्स ना तो इसको इधर खींच रहा हूं ना इधर खींच रहा हूं, अगर मैं सरफेस के अलोंग खींचना चाह रहा हूं, सरफेस के अलोंग खींचना चाह रहा हूं, तो यहां पर काम करेगा फ्रिक्शन। अगर मैं इसको ऊपर या नीचे उठाना चाह रहा हूं तो वहां पर काम करता है नॉर्मल, और दोनों ही किसके बच्चे, कॉन्टैक्ट के बच्चे, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बच्चे। और दोनों का काम क्या है, सरफेसेस को हमेशा क्या रखना, साथ साथ रखना। तो इसके अंदर में भी क्या कर रहा है, ये साथ रख रहा है पिछले वाले केस के अंदर में। और जब हम इसकी टॉपलिंग की बात करते हैं यानी कि नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, तो मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल क्या होगा, टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक इसको मेंटेन करके रखेगा, इस सरफेस के साथ में जोड़ के रखेगा। तो आप ये समझो कि जो भी हमारे पास में दो फोर्सेस का काम रहने वाला है, यानी कि जो फ्रिक्शन का काम रहेगा, तो मैं इस फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन यहां पर डेवलप कर सकता हूं। फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज, फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए कंपोनेंट ऑफ, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है भाई, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू सरफेस, सरफेस यानी कि जो सरफेस है उसके पैरेलल है। जैसा आपने अभी देखा कि ये मेरे पास में एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फोर्स ये है जो हम पहले डिफाइन कर रहे थे। अगर उनका अंदर में अलग अलग बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखता हूं तो दो फोर्सेस उसके अंदर में जनरेट हुई, ये बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स थी जिसको एफसी से जाना, और ये जो यहां पर आएगी जिसको हम स्मॉल एफ से आगे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो स्मॉल एफ है ये क्या डिफाइन करता है, इसका फ्रिक्शन फोर्स करता है। और ये कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल जी ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट हमने निकाला जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। दूसरा कंपोनेंट कहां चला जाएगा, वो यहां पर चला जाएगा नॉर्मल। उसकी कहानी यहां पर हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे कब, जब हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ मेरे पास में, फ्रिक्शन क्या हुआ, एक कंपोनेंट है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो कि पैरेलल है किसके, सरफेस के। ठीक है भाई, एंड इट ट्राइज टू कीप द टू सरफेसेस टुगेदर, एंड ट्राइज टू कीप टू सरफेसेस टुगेदर। बस ये अगर आपको वर्ड समझ में आता है ना, टू सरफेसेस टुगेदर, ये वर्ड अगर आपको समझ में आता है कि दोनों सरफेसेस को साथ साथ रखना है, तो समझ लो कि फ्रिक्शन का आपका 30 to 40% आपका कवर हो गया। क्योंकि बार बार मैं इसी कहानी को दोहराने वाला हूं कि दो सरफेस को वो साथ रखना चाहता है तो इतना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, इस तरह से मूव करना पड़ेगा, बार बार ये कहानियां मेरे पास में चलनी चलेंगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास में दो सरफेसेस हैं, कैसे ये एक दूसरे को साथ रखने की कोशिश करता है, समझो। ये मेरे पास में ए सरफेस है और यहां पर बी सरफेस है। अब समझो कि कौन कौन सा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, यहां पर ए और बी आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, यहां पर ए और ये ग्राउंड जो है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि दो सरफेसेस यहां पर कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैं जनरली ए और बी के सरफेस की बात करता हूं। तो ए सरफेस को मान लो मैंने इस डायरेक्शन में मूव करवाया 5 मीटर पर सेकंड से, बी को भी मैंने इधर मूव करवाया 5 मीटर पर सेकंड से। तो कर क्या रहा है ये बेसिकली, तो इन दोनों सरफेसेस को आप देखो, जो मेरे पास में ए और बी का सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है, तो ये दोनों मूव करना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों क्या कर रहे होंगे, एक साथ साथ में मूव कर रहे होंगे, यानी कि साथ साथ हम साथ साथ हैं, यानी कि हम एक साथ आगे मूव करेंगे। अगर मैंने उन दोनों को क्या किया है, सेम वेलोसिटी दी गई है, तो एक कंफर्म चीज आपको समझ में आ रही है कि यहां पर जो फ्रिक्शन बना हुआ है इनके बीच में, वो क्या कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है, इनके बीच को इनको मेंटेन रखने के लिए, इनको साथ चलाने के लिए। तो एक चीज हमें यह भी समझ में आती है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी लाइफ के लिए एक बहुत एसेंशियल चीज है, यानी कि वो काम क्या करता है, पूरी चीजों का एक बैलेंस बनाकर चलता है। ठीक है भाई, ये तो कहानी थी मेरे पास में किसकी, जब मैंने ए और बी को दोनों को सेम स्पीड से मूव करवा रखा है। लेट अस सपोज कि मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं जिसके अंदर में मैंने ए को अलग स्पीड दे दी है और बी को अलग स्पीड प्रोवाइड कर दी है। मान लो यहां पर मैं ए को प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना चाह रहा हूं, और बी जो है इसके ऊपर में हमने प्रोवाइड कर दिया है, एक दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट लिया ए और बी, ये 10 मीटर पर सेकंड है।
ठीक है भाई। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को ये मूव कर रहे हैं, नीचे वाला 5 से और ऊपर वाला 10 से। अब बताओ क्या होगा, इनके बीच में क्या करना है, बैलेंस बनाना है, और इनको क्या करना है, दूसरा साथ साथ रखना है, हम साथ साथ हैं वो इनको फॉलो करवाना है, और दूसरी चीज इनको बैलेंस रखना है, यानी कि ये दोनों को साथ साथ में मूव भी करवाना है। अब दो सरफेसेस कांटेक्ट है मेरे पास में ए और बी, तो कंफर्म है कि भाई इनके बीच में, इनके सरफेसेस के बीच में, यानी कि ये पर्टिकुलर सरफेस है, यहां पर एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। काम क्या है भाई, फ्रिक्शन क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि उनको साथ साथ रखना है। अगर ये फ्रिक्शन डेवलप नहीं हुआ तो आपको दिख रहा है कि बी उठकर बहुत आगे भाग जाएगा और ए उसका पीछा करते धीरे धीरे आ रहा होगा, लेकिन ये सरफेस तो कांटेक्ट में नहीं रही ना, थोड़ी देर के बाद में ये तो नीचे जाके गिर जाएगा अगर स्पीड से मूव करता रहा। तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए इनके जो सरफेसेज है, यानी कि ये पर्टिकुलर सरफेस जहां पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पर एक फोर्स डेवलप होती है जिसको आप जानेंगे फ्रिक्शन फोर्स के नाम से। और बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर में डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा कहां पर अपना फोर्स का डायरेक्शन जो है यहां पर जनरेट करेगा। तो यहां पर बी के ऊपर में जो फोर्स जनरेट होगी वो हमारे पास में क्या करेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा, तो इसको पीछे खींच के लेके आएगा। ए को कहेगा भाई तुम धीरे चल रहे हो तो आगे आ जाओ जल्दी से, और फिर फाइनली क्या करेगा, इन दोनों को एक पर्टिकुलर स्पीड पर मूव करवाएगा ताकि क्या कर सके, एक साथ साथ मूव कर सके। देखो जो डायरेक्शन मैंने ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है, तो ये ऐसे जो कैलकुलेशन है ना, पूरा फ्रिक्शन जो है, अगर आपको डायरेक्शन फ्रिक्शन की समझ में नहीं आएगी ना, तो आप समझ नहीं पाओगे फ्रिक्शन को। अभी मैंने रेंडमली जो भी, क्योंकि मैं आगे इन चीजों को कवर करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि साथ साथ रहने का क्या मतलब होता है, ये ऐसे क्यों जनरेट हुआ, इसके ऊपर में आगे क्यों जनरेट हो गई है, इन सभी का आंसर दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि फ्रिक्शन डेवलप हुआ। फ्रिक्शन डेवलप होने से क्या फायदा हुआ कि यहां पर बी को ये पीछे की साइड में खींचेगा, भाई आप 10 से मत मूव करो, थोड़ी कम कर लो अपनी स्पीड को, और ए को कहेगा भाई तुम पीछे क्यों रह रहे हो, आगे आओ जल्दी आगे आओ, यानी कि उसके ऊपर में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, और फिर फाइनली उनको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करवाएगा। पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करवाने के बाद में हम देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक साथ साथ में मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा सा और इसके अंदर में समझने की कोशिश करो। तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जो हमारे पास में कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम पढ़ रहे थे अभी, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमने सीखा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को, कि ये मेरे पास में कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको आपने एफसी के नाम से जाना, और इधर जो कंपोनेंट आता है इसका रिजोल्व करने के बाद में वो नॉर्मल आता है, और दूसरा जो कंपोनेंट यहां पर आ रहा है जिसको आप सभी जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से। ठीक है भाई, तो यहां जो एफसी होगा, यानी कि जो कंपोनेंट मेरे पास में फ्रिक्शनल फोर्स का जो वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूं एफ का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। अगर कोई पूछना चाहे आप लोगों से भाई कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो कांटेक्ट फोर्स जनरेट होती है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। जैसा हमने यहां पर भी पढ़ा कि दो सरफेसेस मेरे कांटेक्ट में आ रहे थे इस केस के अंदर में, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने देखा तो जो फोर्सेज इनके बीच में लग रही थी, जो नॉर्मल इनके लग रहे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो उनका रिजल्टेंट हमने माना कि थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टिल्ट उसके अंदर में आता है। और जब उसको रिजोल्व किया गया तो दो कंपोनेंट्स में टूटा। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक आया नॉर्मल और दूसरा आया हमारे पास में फ्रिक्शन। नॉर्मल को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रोटेशनल के अंदर में, और यहां पर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज मैंने आपको इस कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन करवाया कि ये मेरे पास में मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है भाई, अब छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। मान लो मेरे पास में कोई एक कप है, चलो जो आप अभी चाय पी के रखे हैं ना कप, उसी को पकड़ लेते हैं, और ये हमने एक कप लिया, और लो जी यहां पर हमने इसको रख दिया, एक छोटा सा इसका हुक ले लिया हमने यहां से पकड़ने के लिए इसका, और दूसरा यही कप है, यहां पर हमने रखा, थोड़ा सा साइज इसका चेंज हो गया होगा भाई। चलो एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, क्योंकि पूरा जो फ्रिक्शन है ना, ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको पढ़ना है, और मजा तभी आता है, रटने से नहीं आएगा। फ्रिक्शन कितना रट लो, कितने फॉर्मूले रट लो, कभी नहीं आएगा समझ में आप लोगों को। देखो यहां पर क्या हुआ कि मैं यहां से एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना शुरू कर रहा हूं। मैंने एक फोर्स लगाई, मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाई, ये कप नहीं चला। 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ये कप नहीं चला। ठीक है भाई, अब आप थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखें, मान लो इस कप का मास मेरे पास में m था, तो नीचे लगने वाला फोर्स कितना होगा, जो नीचे लग रहा है इसके पास में, यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस पर लग रहा है, दैट इज mg। और इसके रिवर्ट में भी इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगा, उसकी भी वैल्यू हो गई mg के बराबर हो गया। ठीक है भाई, अब दूसरा केस मैं ये करता हूं कि यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं। जैसे आपने जो कप रखा हुआ है ना, उस कप के ऊपर में हाथ रख लो,
और फिर एक हाथ से उसको मूव करवाने की कोशिश करो। पहले केस के अंदर में क्या करो कि जो कप रखा है ना उसको एज इट इज रखा रहने दो और धीरे धीरे उसको खींचने की कोशिश करो। अब उसी कप के ऊपर में अपना हाथ जोर से रख लो, यानी कि उसके ऊपर में फोर्स करना शुरू कर दो, ऊपर से दबाना शुरू कर दो। यहां से आपने दबाना शुरू किया। अब यहां से दबाने के बाद में मान लेते हैं कि हमने फोर्स लगाई F1। अब ये जो फोर्स लगाई है, अब इधर से आप इसको लगाने की कोशिश करो। अब मूव कहां करवाना चाह रहे हो? सरफेस के ऊपर में करवाना चाह रहे हो ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आएगा ना, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी को मूव करवाओगे तभी वो हमारे पास में एक्शन में आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले जो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा था जिसको आप सभी ने जाना mg के नाम से, ये mg आ गया। और दूसरा फोर्स जो आपने ऊपर से इसके ऊपर में डाल दिया, अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं इसको, तो ये फोर्स आपने F1 डाल दिया। तो टोटल नीचे लगने वाला फोर्स कितना हो गया? F1 और mg हो गया। तो जो इसको बैलेंस कर रहा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा इनको बैलेंस करने के लिए, वो भी मेरे पास में इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जो यहां पर फोर्स आप लगाना चाह रहे हैं, यानी इसको आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर में कि मेरे पास में नॉर्मल फोर्स कितना है। भाई पहले आपने क्या किया, उसको बिना हाथ रखे हुए यानी कि सिंपली ग्राउंड पर सरफेस पर रखा था और उसको आगे पीछे खींचने की कोशिश करी, इजिली मूव कर गए। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर में अपना हाथ रखा और प्रेस करने की कोशिश करी और फिर खींचने की कोशिश की, तो नहीं हो पा रहा था, काफी मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कि एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लगा, mg उसका पहले से मास लग रहा था, तो कंफर्म है कि उसका नॉर्मल इंक्रीज हो गया। तो ये बात भी हमें समझ में आई कि भाई जो मेरे पास में फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर में? उसके नॉर्मल के ऊपर में। और नॉर्मल पर डिपेंड करता है तो मैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिख सकता हूं। थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको, वो जो फॉर्मूला आप रटे हुए हैं ना, वो आ रहा होगा समझ में। अच्छा, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं। एक की पॉइंट और नोट कर लो भाई इसके अंदर में, कभी भी गलती से भी यहां पर mg के साथ में कंपेयर मत करवा देना। हमेशा कोशिश करना कि उसका नॉर्मल कितना है, क्योंकि नॉर्मल से रिएक्शन आएगा ना, यानी उसको बैलेंस करके रख रहा है। तो जितना जितना मैंने यहां पर तो mg था देखो, लेकिन इस केस में क्या हो गया? F1 प्लस में mg हो गया जो नीचे लग रहा है फोर्स, और जिसको बैलेंस करेगा यानी कि F1 प्लस में mg हो गया। ये मान लो मैं 5 न्यूटन ये लगा रहा हूं और मान लो 3 न्यूटन मेरे पास में नीचे की साइड में लग रहा होता, तो 5 3 8 हो गया ना ये तो। और यहां पर कितना था? 3 न्यूटन ये नीचे लग रहा है, तो 3 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए यहां पर नॉर्मल फोर्स 3 न्यूटन ही आ रहा था। तो आगे से ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्टली इस एन को mg के बराबर में मान लेते हैं। भाई mg के बराबर नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए कितना नॉर्मल रिएक्शन वहां पर डेवलप कर रहा होगा सरफेस, वो कॉम्बिनेशन होगा इसका और इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वही तो मेरे पास में नॉर्मल फोर्स आएगा ना। तो अपनी प्रैक्टिस में डालो कि इसको नॉर्मल लिखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का है, मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कोई भी टर्म डिफाइन नहीं होती है, तो इसको हटाएंगे तो ये मेरे पास में इक्वल आएगा, इक्वल टू n। अब ये क्या लिखूं मैं यहां पर? चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास में एक सरफेस है जो थोड़ा सा खुरदरा सरफेस है, और एक है जो स्मूथ सरफेस है। ये कप यहां पर मैंने रख दिया, ये कप भी मैंने यहां पर रखा हुआ है, और अभी मैंने ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाया, इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगा, सिर्फ इनका mg लग रहा है, ये mg लग रहा है और इसका भी mg लग रहा है। तो कौन से सरफेस पे चलाना मेरे लिए इजी है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये सरफेस पे चलाना मेरे लिए इजी है। इस सरफेस पे चलाना थोड़ा सा मेरे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स इसकी, जो यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है किसके ऊपर में? उसके सरफेस के ऊपर में, यानी कि टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का मेरे पास में सरफेस है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं किस टर्म से? बिल्कुल सही, सभी जानते हैं इसको म्यू के नाम से। तो जो हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड यहां पर निकल के आता है म्यू एन। ये बेसिक टर्म डिफाइन है। अभी जो आप समझ रहे हैं स्टैटिक और काइनेटिक, उस पर भी आऊंगा, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन को खाली डिफाइन करना चाहूं तो फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। ये क्यों होता है नॉर्मल, यहां से समझ में आया होगा, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ में आया होगा। मैं चाहे और कोई भी फोर्स लगा रहा हूं उससे इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऊपर से कितना प्रेस कर रहा हूं वो यहां पर कहीं ना कहीं रिजल्ट डाल रहा है। क्योंकि ये सरफेस जो इनके बीच में कॉन्टेक्ट में है ना, इनके कंपोनेंट्स को ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दो सरफेस देखो यहां पर कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो इन सरफेसेस के ऊपर में क्या प्रेशर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एटम्स उसके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, और अटैच होंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण में ज्यादा उनके पास में जुड़ाव हो जाएगा और इजीली हम उनको डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो ये फोर्स क्या होती है, बेसिकली बढ़ जाती है जब हम नॉर्मल को इंक्रीज करते हैं, या फिर मैं ऊपर से इसके ऊपर में फोर्स डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अब ये टर्म क्या है जो म्यू मैंने यहां पर डिफाइन किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
सबसे बड़ा खेल इसी का चलेगा पूरे चैप्टर के अंदर में, कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और इसके बेसिस के ऊपर में कैसे कैसे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स डिफाइन होते हैं। बहुत खेल खेलेगा ये हमारे साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है बेसिकली, ये डिपेंड करता है अब क्या किस तरह का नेचर होगा सरफेस का, नेचर ऑफ द सरफेस पर ये डिपेंड करता है। और ये नॉर्मल क्या है भाई, ये एन जो है ये हमारे पास में है कि जो सरफेस है उस पर्टिकुलर बॉडी को मैनेज करने के लिए कितना रिवर्ट बैक कर रहा है, यानी कि कितना उसको बैलेंस करने के लिए वो एक नॉर्मल फोर्स जनरेट कर रहा है। जैसे एम मेरे पास में एम प्लस में F1 नीचे लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए F1 प्लस में mg आया। इस केस के अंदर में खाली mg लग रहा था, कोई मैंने ऊपर से फोर्स नहीं लगाई थी, तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसको बैलेंस करने के लिए n फोर्स लगाएगा। क्यों लगती है भाई n फोर्स, अगर मान लो mg नीचे लग रहा होता है तो नीचे धंस जाता ग्राउंड के अंदर में, हमें तो सरफेस पे रखना है। तो एक फोर्स ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है जो कि परपेंडिकुलरली इसके जनरेट कर देता है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैं एनएलएम पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम पे कॉन्टेक्ट फोर्स बताई थी। और उसी दौरान मैंने आपको नॉर्मल का भी डेफिनेशन दिया था कि ये हमेशा दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जनरेट होता है, चाहे मेरे पास में ऐसे सरफेस रखे हो चाहे पैरेलल एक दूसरे के रखे हो, तो ये इसके ऊपर में नॉर्मल लगाएगा, ये इसके ऊपर में, यानी कि जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ गए देयर ऑलवेज जनरेट ए कॉन्टेक्ट फोर्स एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल, जो उनके परपेंडिकुलरली लगती है। तो नॉर्मल यहाँ पर जनरेट हो गया। इस केस में क्या हुआ, मान लो मैंने 8 न्यूटन नीचे की साइड में लगा दिया, तो ये तो धस जाएगा अगर नॉर्मल नहीं लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस को क्या जनरेट करना पड़ेगा, 8 न्यूटन ऊपर की तरफ में जनरेट करना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस कर पाए, और उसी को हम जानते हैं नॉर्मल फोर्स के नाम से। तो यहाँ पर नॉर्मल हो गया। चलो जी, तो ये समझ में आती है कि फ्रिक्शन जो आगे से जनरेट करेंगे, जिसको आप जानते हैं म्यू एन के नाम से, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स जनरेटेड बाय द सरफेस टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या फिर उसके साथ में कॉन्टेक्ट में रखने के लिए या बैलेंस करने के लिए वो यहां पर रखता है। ठीक है भाई, लेकिन बेसिक जो हमारे पास में चीज इसकी रहेगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मेन मोटिव क्या है, दो सरफेसेस को हमेशा क्या करना, साथ साथ रखना। देखो अभी मैं थोड़ा डेप्थ में आपको ये चीजें समझा रहा हूं क्योंकि मुझे चीजें आप लोगों को स्मूथ बनानी है, आगे जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो बहुत स्मूथ बनानी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो चीजों को लेकर, कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली सिर्फ एक डेफिनेशन तक ही हमारे पास में सीमित नहीं रहता है। जब आप आगे चीजें पढ़ोगे ना, चाहे रोटेशनल मोशन पढ़ो चाहे आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, वहां पर भी हम इसका यूज करेंगे, हर जगह पे इसका जनरेट हम करके, यानी कि मैं अगर हर क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं तो उसमें मैं फ्रिक्शन को जोड़ दूंगा हर टॉपिक के अंदर में। चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में जाएंगे वहां भी आपको सिर्फ फ्रिक्शन से ही वहां पर देखना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन बहुत आगे तक चलने वाली चीज है, तो अच्छे से इसको समझते चले। थोड़ा सा शुरुआत में आपको टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक दो चीजें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेंगी मैं समझाऊंगा, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ बहुत ईजी टॉपिक हमारे लिए फ्रिक्शन। चलो जी, अब जो आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर, अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था आप लोगों को जिसमें मैंने ए ब्लॉक और बी ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर में रख दिए थे और मैंने वहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी थी। बहुत सारे लोगों के डाउट भी थे वहां पर कैसे इसका जनरेट कर दिया, कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहां पर जनरेट कर दी। अगर फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, देखो कोई भी फोर्स जनरेट होती है, ये भी अपने आप में एक फोर्स जनरेट हुई, और कोई भी फोर्स जनरेट होती है तो दो चीजें हमें उसकी पता होनी चाहिए। पहली चीज तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है जी, वो हमें पता लग गया। क्या उसका मैग्नीट्यूड, जिसको आपने अभी जाना म्यू एन के नाम से। अभी मैंने यहाँ कोई डिफाइन नहीं किया म्यू एस है या म्यू के है, कुछ डिफाइन नहीं किया है, उसके ऊपर में अलग से चर्चा होगी। दूसरा उसका डिफाइन करना होता है आपको डायरेक्शन, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन आपने डिफाइन अभी करेंगे इसको लेकर, इसके ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट आपको डिस्कशन करना होता है जिसको आप जानते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हमेशा अलोंग द जो सरफेस है, सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें लगता है, तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। मैग्नीट्यूड का भी क्लियर हो गया। अब बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में। अगर डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है तो समझ लो फ्रिक्शन का खेल खत्म है, बिल्कुल फ्रिक्शन का खेल खत्म है। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा और एक ही एग्जांपल से मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को समझ में आ भी जाएगा। चलो अलग ही पेज पर इसको डिफाइन कर देते हैं। मान लो 3 ब्लॉक है मेरे पास में, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, या फिर मैं बोलता हूं ब्लॉक ए है मेरे पास में, ये दूसरा ब्लॉक बी है और तीसरा ब्लॉक यहां पर सी है। 3 ब्लॉक मैंने रखे हुए हैं और इनकी मैं आपको स्पीड दे रहा हूं। ब्लॉक ए जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलेशन इसका कोई नहीं है, एक्सेलेशन हमने इसका मान लिया 0, एक्सेलेशन इज 0, ठीक है। बी ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, जिसका स्पीड मैंने दिया 6 मीटर पर सेकंड, और इसका जो एक्सेलेशन है दिस इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई।
तीसरा ब्लॉक जो यहाँ पर हमारे पास में है वो सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक जो है वो आगे की साइड में एक्सेलेरेट कर रहा है यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसकी जो स्पीड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, इसकी 2 मीटर पर सेकंड है या नहीं, ये पॉसिबल भाई? आगे की साइड में एक्सेलेरेट हो रहा है लेकिन पीछे की साइड में उसकी वेलोसिटी है, बिल्कुल हो सकता है। जब हम उसको क्या कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप इजीली इसको देख सकते हैं कि वेलोसिटी उसके पीछे है और यहाँ पर उसका एक्सेलेरेशन लग रहा है, यानी कि रिटार्डेशन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट वो कर रहा होगा। ठीक है, ये इस साइड में मूव कर रहा है, एक्सेलेरेशन इस साइड में लगा तो रिटार्डेशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है। मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि सरफेस कितने कॉन्टेक्ट में, तो आप सभी को समझ में आता है कि बी और सी के बीच में कॉन्टेक्ट है, ए और बी के बीच में कॉन्टेक्ट है, और ए और ग्राउंड के बीच में भी कॉन्टेक्ट है। तो तीन जगह पे यहां पर कॉन्टेक्ट आ गए। अब तीन जगह पे कॉन्टेक्ट आ गए तो अब आ जाओ, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स का काम रहेगा कि सरफेसेस को साथ साथ रखना। अब ये साथ साथ कैसे रखेगा, चलो देखते हैं, एक एक ब्लॉक को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मैं ऑब्जर्व करता हूं सी और बी की डायरेक्शन, यानी कि इन पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये मेरे पास में सी ब्लॉक है और यहां पर हमने इसका डिफाइन कर दिया, दूसरा जो है वो बी ब्लॉक है। ठीक है भाई। अच्छा, एक पॉइंट आप नोट करें, पीछे हमने बताया नहीं बताया इसको, यहां पर नहीं बताया। चलो एक चीज आप लोग नोट कर लो कि जो मेरे पास में फ्रिक्शनल फोर्स बनती है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट होती है, ये अपने आप में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। क्या बनाएगी ये, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी, यानी कि ये मेरे पास में न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवाएगी। ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया तो वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवा देगा, है या नहीं? ये स्टेटमेंट मैंने बोली है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवा देगा? नहीं। उसके लिए चार सफिशिएंट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, एक ही तरह की उनके अंदर में फोर्स लगनी चाहिए, और डायरेक्शन जो होगी दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, तब हमारे पास में न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। ये तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ये हमारे पास में क्या है कि उनकी थर्ड लॉ को अगर मुझे फॉलो करवाना है तो उसके लिए ये चार कंडीशन उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो फ्रिक्शन आप आगे से समझेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर कांटेक्ट में, कौन सी, ए बी ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट है। पूरा खेल भाई यहां पर डायरेक्शन का है, पूरा का पूरा खेल, पूरे फ्रिक्शन के अंदर में खेल जो है वो डायरेक्शन का है। मैग्नीट्यूड कोई भी निकाल देगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोई भी बता देगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो आपको अपने क्वेश्चंस की अप्रोच सिखाएंगे। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर में मैं हर पॉइंट पर इस डायरेक्शन को वहां पर कैलकुलेट करूंगा, डायरेक्शन को फाइंड आउट करूंगा, और वहीं से मेरा क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, क्योंकि मुझे एक अप्रोच लगानी है वहां पर किसकी, नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स मुझे निकालना आ जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स का, क्योंकि वहां पर खेल आने वाला है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, फिर और भी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों के लिए। ये ऑब्जेक्ट बताओ मेरे पास में एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है भाई, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास में फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो एक्सेलेरेशन का कोई भी हमारे लिए यूज नहीं है इसके अंदर में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो वो स्लिपरी, इनको बीच में होना क्या है, स्लिपिंग होनी है बेसिकली। तो एक्सेलेरेशन इनको इफेक्ट नहीं करता है, इनकी स्लिपिंग को इफेक्ट कौन करता है, इनको इफेक्ट करता है इनकी वेलोसिटी। तो ये की पॉइंट नोट करें कि एक्सेलेरेशन चाहे मेरे को कुछ भी दे रखा हो ऑब्जेक्ट्स का, मुझे उससे मतलब नहीं है किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि उनके बीच में क्या स्लिपिंग होगी, कितनी तेजी से वो स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर में, वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर में। एक्सेलेरेशन तो ये रेट है ना, क्योंकि इतनी वेलोसिटी, इतने रेट से वो हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, तो वो तो एक्सपोर्टिंग उसको लिए है कि वो इतनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन बेसिकली उनके बीच में डिफरेंस जो बना हुआ है वो तो ये बना हुआ है जो इनकी वेलोसिटीज है, तो स्लिपिंग करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल उनकी वेलोसिटीज होती है। तो ये जो जितने भी एक्सेलेरेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, उनका यहाँ पर अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है, और आगे भी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसकी डायरेक्शन को तो कोई भी यूज नहीं रहने वाला है। मेरा मेन कंसर्न होना चाहिए उसकी वेलोसिटी को लेकर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उनको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास में वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और बी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड। अब जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना इसको, मैं ये चाह रहा हूं बी और सी की डायरेक्शन, यानी कि बी और सी के बीच में सरफेसेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स तो डेवलप होगा, और वो कहां पर होगा, इनके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में होगा। मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए इनको थोड़ा गैप बना दिया है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए, ताकि मैं दोनों को अलग अलग यहां पर डिफाइन कर सकूं। देखो, अगर मैं यहां पर एक चीटा बनकर बैठ जाऊं, बी के ऊपर मैं एक चीटा बनकर बैठ जाऊं, यानी कि बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पर बैठ जाऊं, तो मैं यहां पर बैठा हूं तो मुझे ये दिखेगा कि ये सी जो है वो पीछे की साइड में जा रहा है,
समझ में आ रही है चीज कि C जो है वो पीछे की साइड में जा रहा है और कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो यहां पर आपको निकालना आता है कि वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसकी वेलोसिटी 2 है, माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो मैं उसी डायरेक्शन में इसको जोड़ना चाहूंगा, तो -6 हो गया, यानी कि आया मेरे पास में 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसकी वेलोसिटी आ गई? सी की बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको समझ में आ रहा है कि सी जो है वो पीछे की साइड में मेरे पास में मूव कर रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि सी के ऊपर में जो फोर्स लगेगा, ये चाहेगा क्या कि भाई नहीं नहीं सी तुम दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, यहीं पर वापसी आ जाओ मेरे पास में। तो क्या करेगा ये सरफेस, किसका सरफेस? बी का सरफेस, इसके ऊपर में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। और कितनी फोर्स लगाएगा? वो इस डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसको हम जानेंगे एफ सी के नाम से। मान लो मैंने जान लिया उसको, ये एफ बी, सॉरी बी ने उसके ऊपर में लगाया ना, तो यहां पर एफ बी आ गया। कुछ एफ बी, आप चाहो तो इसको बी लिख दो, खाली एफ लिख दो, कोई मत, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं F1 भी नाम दे सकता हूं, जो भी नाम देना चाहूं आप वो दे दो। यानी कि क्या किया, बी ने उसके ऊपर में फोर्स लगा दिया कि भाई सी तुम दूर मत जाओ। सी कह रहा है नहीं भाई मैं पीछे जाऊंगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तो इसने कहा भाई दूर मत जाना, मैं तुम्हें रोकने के लिए एक फोर्स जनरेट कर दूंगा, और वो फोर्स मेरे लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो ये फोर्स इस साइड में लगा रहा है इधर जाने के लिए, लेकिन इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं, एफ बी हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, यानी कि अभी मैंने समझाया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेंगी, हमेशा एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी। तो हमेशा कोशिश करो जब भी आपको ब्लॉक सिस्टम सोल्व करना है, तो ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट करो, दो का पेयर बनाओ, दो के पेयर में किसी एक पर चीटा बनकर बैठ जाओ, और उसके रिस्पेक्ट में चेक करो कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रही है, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन लगती है। ठीक है भाई। अब यहां पर क्या होगा, ये अगर एक्शन इस साइड में हो गया, तो रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, सी बी पर लगाएगा एक फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में लगी है तो इसके ऊपर में फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास में फ्रिक्शन फोर्स आ गया, किन के बीच में, सी और बी के बीच में। सी पे कहां लगा, आगे की डायरेक्शन में, बी पर कहां लगा, पीछे की डायरेक्शन में। ये दोनों को सेपरेट करके दिखाने का सिर्फ ये रीजन था, ताकि मैं ये समझा सकूं सी के ऊपर में किस डायरेक्शन में लगा, बी के ऊपर में किस डायरेक्शन में लगा। तो समझ में आई कि सी के ऊपर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इसको पीछे की साइड में ना जाने दे, बी के ऊपर में पीछे की डायरेक्शन में, ताकि बी तेजी के साथ में ना भागे, इनको कंट्रोल करके रखे। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको कि दो ब्लॉक्स को मैंने ऊपर नीचे रख दिया था, और मैंने कहा था कि ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, साथ साथ रखने की कोशिश करेगा, तो वो एक दूसरे की वेलोसिटीज को कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि मेंटेन कर सके, एक पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर सके। तो वो जनरेट कहां से होता है, इस फ्रिक्शन के पास से होता है। और ये फ्रिक्शन जो है, पहले हम देखेंगे ऊपर वाले डब्बे पर किसी एक पर चीटा बनकर बैठ जाओ, चाहे सी पर बैठ जाओ और या बी पर बैठ जाओ, और उसके रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चेक करो। अगर मैं इसकी डायरेक्शन में चेक करना चाह रहा हूं, तो ये जो वेलोसिटी थी, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट करके मैं इस डायरेक्शन में इसके साथ में जोड़ूंगा, तो यहां पर 8 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि बॉडी जो है वो इस साइड में मूव कर रही होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर में जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब दूसरा सरफेस कौन कौन सा आ गया, बी और ए, ये भी तो कांटेक्ट में है, चलो इनको बना लेते हैं भाई। ये मेरे पास में बी है, और यहां पर जो दूसरा सरफेस है वो है ए। ओके, बी पर कहां पर वेलोसिटी लग रही है, बी के ऊपर में जा रहा है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई, 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और ए कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ए जा रहा है पीछे की साइड में 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई, ए और बी के रिस्पेक्ट में हम आप चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर ए पर चीटा बनकर बैठ जाता हूं, यहां पर मैं चीटा बनकर बैठ गया, चीटा बनने का मतलब है कि मैं उस पर बैठ गया, उसकी फ्रेम को मैंने जीरो कर लिया, और उसके रिस्पेक्ट में मैं चेक करना चाह रहा हूं। तो यहां से आपको समझ में आते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की वेलोसिटी यहां पर आप लिखोगे 6 माइनस, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर मेरे पास में इसका अपोजिट करेंगे, -10 आ गया। तो ये आ गया आपके पास में 16 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 16 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो ए है वो मेरे पास में, बी जो है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 16 मीटर पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में, ए बॉडी के रिस्पेक्ट में। देखो नॉर्मली तो वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन मैं इसके रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहा हूं, तो 16 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए ए कहेगा भाई इतनी तेज मत दौड़ो, मैं भी तो आ रहा हूं तुम्हारे साथ में, मुझे भी तो साथ साथ लेके चलो, क्योंकि हमारा साथ जो है वो जन्मों का है, और हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। अब रहना पड़ेगा, तो भाई ए बी को, बी बोलता है ए से भाई नहीं, कोशिश करो तुम, तब रुक पाऊंगा। तो बोला ठीक है भाई, तुम 16 से कर रहे हो ना, रोकूंगा मैं तुम्हें, और रोकने के लिए मैं तुम्हें पीछे की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करूंगा। तो ये फोर्स लग गई इसकी, मान लेते हैं ये F2 लगा है, ये हमने पीछे वाले में F1 मान लिया था, तो ये F1 F2 लगा है। किसने लगाई है, ये ए ने लगाई है बी को रोकने के लिए।
अब बी, क्योंकि वो भी साथ साथ रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ए के ऊपर में बी फोर्स लगा देगा। कितनी फोर्स लगाएगा, जितना एक्शन ए ने इस पे किया उतना ही एक्शन ये इसके ऊपर में कर देगा। यानी कि यहां पर क्या लगा, F2 लगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। इसीलिए कहा था मैंने कि फ्रिक्शन जो फोर्स होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है भाई, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। हमें पता लग गया कि बी के ऊपर में पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ए के ऊपर में आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ताकि ये इतनी तेजी के साथ में ना दौड़े। ये 6 मीटर पर सेकंड है, ये इसके ऊपर में पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग गया, ताकि ये क्या करेगा, इन दोनों को मेंटेन यहां पर करने की कोशिश कर सके। ठीक है भाई, अब तीसरा ऑब्जेक्ट कौन रह गया, यहां पर ग्राउंड और ए रह गया। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर ग्राउंड जो है उसकी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, और ये ए इस पर रखा हुआ है, ए रखा हुआ है ना। मैंने दोनों के बीच में गैप बनाया, हालांकि गैप है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि किसकी डायरेक्शन किस तरफ में। ये मूव कर रहा है पीछे की साइड में 10 मीटर पर सेकंड से, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अगर ये ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है। अब देखो डायरेक्शन, ए इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, और यहां पर मैं ग्राउंड पर बैठकर इसको देखना चाहूं तो भी बेसिकली ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो दिस इज 10 माइनस में 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो यहां पर इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन दे रखी थी उसी डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है भाई, तो कहेगा वी, क्या कहेगा, ग्राउंड कहेगा ए से कि भाई नहीं, तुम दूर मत जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा। तो कहेगा भाई रोक सको तो रोक लो, मेरे को थोड़ा स्पीड कम करवा दो मेरी। तो स्पीड कम करवानी है तो इसके ऊपर में क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट कर देगा, जिसको आप जानेंगे फ्रिक्शन फोर्स के नाम से। और ये क्योंकि अलग सर्फेसिस के बीच में, तो हमने इसको F3 नाम दिया। अगर इसने एक्शन कर दिया है तो ग्राउंड पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, और यहां पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको हम जानेंगे F3 के नाम से। यानी कि F3 जो है वो लगा किसके ऊपर में, ए सरफेस पर लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड पर लगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर में। तो इस तरह से हम इसकी क्या करते हैं, डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। तो समझो इसके केस को दोबारा से कि हमें करना क्या है। जब ब्लॉक सिस्टम बहुत सारे हमारे पास में रखे होंगे, तो जिसको इसकी डायरेक्शन निकालनी आएगी फोर्स की, जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालनी आ गई, तो वो इजीली निकाल पाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। देखो अभी, ठीक है, तो अब तीसरा केस हमारे पास में आया था, ग्राउंड का केस ले रहे थे हम, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि फोर्स उसके ऊपर में लग रही थी। तो जिसको डायरेक्शन इजीली स्पेसिफाई करनी आ गई ना, तो समझ लो उसका क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, आप उसको सोल्व करना। 3 सरफेसेस में दे रहा हूँ, चलो एक्सेलेशन इसके अंदर से खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक्सेलेशन हमें समझ में आ गया कि उससे स्लिपिंग या फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ बॉडी को एक मोमेंटम देने के लिए हमारे पास में काम देगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए काम देता है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्लिपेज होती है वो तो डिपेंड करेगी किसके बीच में, उन सरफेसेस के कॉन्टेक्ट के बीच में। तो ये बी आ गया, और यानी कि उसकी वेलोसिटी के ऊपर में, और ये सी आ गया। ठीक है, 3 ब्लॉक मैंने रखे हैं। ये ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है मेरे पास में 4 मीटर पर सेकंड से। और ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि ए के ऊपर में कौन सी साइड में डायरेक्शन होगी, बी की तरफ में कौन सी डायरेक्शन होगी, और ए की तरफ में कौन सी डायरेक्शन होगी। आप समझना इसको, और जो तरीके मैंने बताए उन्हीं से करना। क्लू मैं आप लोगों को दे देता हूं कि जो सी के ऊपर में लगेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, बी के ऊपर में जो लगेगी इन दोनों सरफेसेस के बीच में वो लगेगी कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और तीसरा जो सरफेस है, ए और बी का जो सरफेस है, तो जो यहां पर इन दोनों के सरफेसेस के बीच में लगेगी, ये फोर्स आएगी आपकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इनके ऊपर में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में। और ये मैं रब कर देता हूँ भाई, ये गलत हो गया। और यहां पर इन दोनों सरफेसेस के बीच में अगर बात करें तो इसके ऊपर में लगेगी फोर्स इस डायरेक्शन में। और तीसरा फोर्स जो है किसके बीच में, ग्राउंड के बीच में लग रहा है, तो ग्राउंड के ऊपर में लगेगी फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर लगेगी, और ए पर लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर में। तो आप इनको एक बार देखना, जो तरीके मैंने बताए हैं उसी तरीके से आप सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और यही डायरेक्शन आपकी आ रही है या नहीं आ रही है, आप मेरे को जरूर बताएंगे। बेसिक अप्रोच आपको वही सीखनी है कि जहां पर भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। और दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनने हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, जो फोर्स है वो जनरेट होगा
रिवर्ट में यानी कि उसके बैलेंस करने के लिए वहां पर जनरेट हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। चलो जी, अब बात करता हूं मैं जो हमने म्यू पढ़ा था उसको लेकर अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। म्यू डिस्कशन, म्यू के ऊपर में जो हमने बात करी थी, म्यू क्या था बेसिकली, ये हमारे पास में फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट था उसी को फ्रिक्शन कोफिशिएंट के नाम से जाना था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसी के ऊपर में चलो डिस्कस करते हैं। देखो जो हमारे पास में म्यू है ना, इसकी वैल्यू जर्नली लेस देन 1 मिलती है हमेशा आपको, ठीक है, जर्नली बात कर रहा हूं मैं। कभी कभार ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 भी मिलेगी आपको, लेकिन बहुत रेयर केस के अंदर में होगा। आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में हमेशा आपको वैल्यू जो है इसकी वो लेस देन 1 मिलेगी। ये कब मिल सकता है, ग्रेटर देन 1 कब मिल सकता है, जब हमारे पास में सरफेस जो है वो एडेसिव आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को चिपका ले जो सरफेसेस हैं, तो तब हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 बन जाती है। लेकिन आपको उसके ऊपर में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा कि म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहे, तब हम इन चीजों को कंपेयर करते हैं। अब म्यू है क्या, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और इसके बेसिस के ऊपर में बहुत सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल के साथ में सोल्व करते हैं। देखो मान लो मेरे पास में एक सरफेस है जिसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ, मैंने एक सरफेस है जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, लेट अस सपोज दिस इज 2 kg ब्लॉक है, ठीक है भाई, 2 kg हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो सरफेस यानी कि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट आप लोग को प्रोवाइड किया है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास में 0.2 मैंने प्रोवाइड करी है आपको, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये सरफेस जो है इसको मैं मूव करना चाह रहा हूं, अभी मैंने इसके ऊपर में कोई फोर्स लगाई नहीं लगाई, यानी कि नो फोर्स एग्जैक्ट, कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सरफेस है जब ये दोनों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मैक्सिमम कितना फोर्स ये लगा सकता है, यानी इसको रोकने के लिए कितना फोर्स ये लगा सकता है। तो आप सभी को निकालना आता है फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू एन, ये निकालना आता है। अब एन निकालो, क्योंकि यहां पर ऊपर से मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में नहीं लगाया, तो यहां पर एम जी दैट इज इक्वल टू 20, और इसी को बैलेंस करने के लिए इसका नॉर्मल फोर्स जनरेट हुआ दैट इज एन। तो एन की वैल्यू भी यहां पर कितनी है आपके पास में 20 आ गई है। जर्नली हमारे पास में यही मिलती है, लेकिन अगर मैंने कोई ऊपर से और भी फोर्स लगाई है, जब मैं इंक्लाइंड प्लेन वगैरह पे बात करूंगा या एक्सटर्नल फोर्स कोई और अप्लाई करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर आएगा। तो यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2 और एन की वैल्यू हमारे पास में आई 20, यानी कि टोटल आया आपके पास में 4 न्यूटन। मीन्स जो सरफेस है ये इसके ऊपर में कितनी फोर्स लगाएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी मूव नहीं किया हूं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस लग सकती है, यानी कि 4 न्यूटन यहां पर भी लग सकती है और 4 न्यूटन ये यहां पर भी लग सकती है, कोई भी एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं, एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा, ये 4 न्यूटन और ये 4 न्यूटन। भाई मैंने तो कोई भी फोर्स लगाई नहीं अभी तक, लेकिन यहां पर तो एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। मैंने कहा कि दोनों साइड में नहीं है, किसी भी एक डायरेक्शन में लग रही है, ये चाहे ये डायरेक्शन मान लो या फिर ये डायरेक्शन मान लो, वो तो जब चलेगी बॉडी तब हमें डिफाइन करना होता है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा है। 4 न्यूटन बॉडी पे फोर्स लग गया बिना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग गया है, 4 न्यूटन लग गया है, तो बॉडी तो मूव कर जानी चाहिए, लेकिन ये बॉडी फिर भी रेस्ट पे है, फिर भी रुकी हुई है। ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में यहीं कहीं रुके हुए, मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है। ये जो एफ आप लोग निकालते हैं ना यहां पर म्यू एन, ये है कि मैक्सिमम जो मेरे पास में सरफेस है, वो बताया था ना मैंने कि हम साथ साथ हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उनको जुदा करने की कोशिश करती है। तो ये साथ साथ रहने वाली फोर्स है, साथ साथ रहने वाली, यानी कि एक ऐसी टॉलरेंस आ जाती है, एक ऐसे आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब दोनों को जुदा होना पड़ता है, तो ये जब तक ये साथ साथ रह सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स इनको बाउंड रखने के लिए, दिस इज नोन एज एफएमएक्स। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इनको अटैच करके रखती है, इन दोनों को जोड़ के रखती है, इसके बाद में ये चलना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अब थोड़ा सा बात करना चाहूं, तो ये 4 न्यूटन ये जनरेट हो गया, ये क्या, इसका क्या हो रहा है भाई, फिर बॉडी को मूव क्यों नहीं करवा रहा? आ जाओ अब उसको आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी को पता है कि ये बॉडी जो है mg है, मान लो, जिसका मास मेरे पास में 2 kg आप लोगों ने लिया हुआ है, तो मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं, यहां पर मैंने इसके ऊपर में फोर्स लगाई 1 न्यूटन,
तो ये सरफेस इसको चलने नहीं दे रहा है, और चलने नहीं दे रहा है तो क्यों भाई, आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो, तो हमें पता है कि अगर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये ग्राउंड यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है, बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो इसके ऊपर में फोर्स जनरेट कर देगा पीछे की साइड में कितनी, इसको रोकने के लिए, यानी कि 1 न्यूटन मेरे पास में जनरेट हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर मान लो मैं फोर्स को बढ़ाता हूं और दूसरा फोर्स मैं यहां पर ले लेता हूं 2 न्यूटन, 2 न्यूटन मैंने फोर्स ले लिया, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं चली, तो इसने कितना जनरेट किया होगा, पीछे की साइड में जो सरफेस है इसने पीछे की साइड में जनरेट कर दिया 2 न्यूटन। सरफेस कर रहा है भाई जनरेट, ये ऊपर मैं ऑब्जेक्ट पे दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ लेना कि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बढ़ते हैं, लेकिन ये लग किस पे रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां पर दिखाने के लिए मैंने इसको स्पेस के साथ में जोड़ दिया। ठीक है भाई। अब मान लो मैंने अगला फोर्स जो है वो इसके ऊपर में लगाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगाया, और ये लगा देता हूं मैं 4 न्यूटन, तो ये भी क्या करेगा, 4 न्यूटन पीछे की साइड में जनरेट करेगा। लेकिन जैसे मैं 4 से थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, यानी कि 4 से थोड़ा सा ऊपर उठाया हमने, 4.0000000 10-20 पीडी लिखते चले जाओ और फिर उसके बाद में 1 आ जाए, इतना मैंने फोर्स लगाया, तब क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट, तब ये मूव करना शुरू कर जाएगा। क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस बना हुआ है भाई, ये तो हमेशा साथ साथ रहना चाहता है, लेकिन 4 न्यूटन तक ये साथ रह सकते हैं। इसके बाद इस दुनिया ने इनके ऊपर में अगर जुल्म ढाने शुरू किए, इनको जुदा करने की कोशिश करी, इनके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लगानी शुरू करी, तो क्या होगा, ये चलना शुरू कर जाएगा, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक सरफेस, एक फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और जो मैक्सिमम मेरे पास में लग सकता है इन दोनों के बीच में, दैट इज 4 न्यूटन। अब जब तक इनको होल्ड करके रखे हुए है ना ये, जब तक इनको होल्ड करके रख सकता है, या फिर कहें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट नोट करना, ये रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली एट रेस्ट, तो वहां पर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है रिलेटिवली एट रेस्ट, तो जो फ्रिक्शन यहां पर जनरेट होता है, जिसको आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की थोड़ी सी कहानी और पढ़ लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, दो मेरे पास में ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मास m है, ये दोनों रिलेटिवली यानी कि इनके सरफेसेस बेशक ये मूव कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, पहली कंडीशन तो मैंने इनको एक ग्राउंड पे रखा हुआ है और दूसरा मेरे पास में उसके ऊपर में मास मैंने रख दिया है। अब दूसरे केस में क्या करता हूं मैं, इनको एक ट्रक के अंदर में लोड करें और इनको लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, ट्रक हमने बना दिया जैसा भी बना, और यहां पर मैंने क्या किया, दो सरफेसेस मैंने ले लिए, एक सरफेस ये और उसके ऊपर में मैंने रख दिया मास, ये मास है, और ये इसके ऊपर में सरफेस जो दूसरा मैं कंसिडर कर रहा हूं इसका, चलो उसको रेड से दिखा देता हूं। यहां पर दो सरफेसेस हो गए मेरे पास में, दो सरफेसेस आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये ट्रक आगे की तरफ में मूव कर रहा है, ट्रक मूव कर रहा है तो m ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, और ये दूसरा सरफेस है ये भी मूव कर रहा होगा, और ये s2 भी मूव कर रहा होगा, दोनों के पास में वेलोसिटी भी होगी। पहले केस में क्या किया है मैंने, दोनों को एकदम स्टेशनरी रखा हुआ है, यानी कि रोक के रखा हुआ है। दूसरे के अंदर में मैंने क्या, इनको मूव करवा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये होता है ना, मूव कर रहा है तो उनके अंदर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो, क्योंकि मैंने जो वर्ड यहां पर आप लोग को लिखा, रिलेटिवली एट रेस्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो यहां पर देखो कि ये B और M, मतलब जो सरफेस S1 है और सरफेस 2 है, ये रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्ट में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इनके बीच में जो ये यहां पर फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, इसको हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से। अब इसका क्या, गाड़ी मूव कर रही है, और गाड़ी मूव कर रही है तो इनके पास में वेलोसिटी है, यानी ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे इनका रिलेटिवली ये सरफेस जो है, ये एक दूसरे के रेस्ट में है, दोनों यहीं के वहीं रुके हुए हैं ना, गाड़ी मूव कर रही है, इनके पास में वेलोसिटी जरूर है, लेकिन इनके सरफेसेस जो है वो रिलेटिवली एक दूसरे के किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो वहां पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो मैंने शुरुआत में जो आपको बताई थी कहानी, कि आपने मिसकंसेप्शन बना रखा है कि ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो अभी पढ़ेंगे वो गलत है। गलत इन द सेंस वो इनकम्प्लीट है ये फॉर्म के अंदर में, कि आपको ये चीज और मेंशन करनी चाहिए कि रिलेटिवली है वो, तो रिलेटिवली वाला वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, और तभी आप बोल सकते हो कि वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। चलो, तो यहां से आपको रेंज समझ में आती है कि जो हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसको हम एफ एस से जानेंगे, ये मैक्सिमम यानी कि इक्वल टू 0 हो सकता है,
जब हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाई है तो जीरो था वो। और जैसे मैंने फोर्स बढ़ानी शुरू करी तो एक लिमिट तक पहुंचता है। कितनी लिमिट तक पहुंचेगा वो पहुंचेगा म्यू एन तक, म्यू एन तक पहुंचेगा। लेकिन ये जो म्यू है ना, ये जब तक रोक के रखेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उस सरफेस के लिए ये म्यू एस कहलाता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। आप देखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है, रखी हुई है, उसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे वो चल पड़ी तो मुझे थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो उस टाइम पर आपने फोर्स लगाई है उसके ऊपर में, जब वो चली नहीं, मतलब रुकी हुई थी, रिलेटिवली रेस्ट पे है, तो आप लगाए जा रहे हैं, तो ये जो कोफिशिएंट वहां पर डेवलप होता है, उस कोफिशिएंट को हम जानते हैं किस नाम से? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या फिर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के नाम से हम जानते हैं। तो म्यू एस आगे से डिफाइन करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो ये चीज आपको दिख रही है कि ये जो एफ एस है ये वेरी कर रही है, यानी कि ये फोर्स तो क्या हो गई है? वेरिएबल है। और वेरिएबल है मेरे पास में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, यानी कि जो स्टैटिक फोर्स होती है, वो हमारे पास में क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अपने आप में क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे इसके अंदर में क्या था, मैंने 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन बन गया, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन बन गया, 3 न्यूटन लगाया तो 3, 4 लगाया तो 4, और 4 से थोड़ा सा ऊपर किया तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गई है। उसके इसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक के अंदर में। लेकिन जैसे ही ये जस्ट मूव करने वाली थी, तो ये मेरे पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। तो ये इसकी बेसिकली क्या है? एक रेंज है। आप इसकी रेंज डिफाइन कर सकते हैं जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों को देना चाहूँ, तो अभी हमने बात करी स्टैटिक फ्रिक्शन को लेकर, पीछे हमने डिफाइन किया इसको। चलो यहाँ पे ये रिलेटिवली एट रेस्ट जब तक रहेंगे ऑब्जेक्ट, तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप है। ठीक है भाई। अब ये मैक्सिमम, जैसे ही हमने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचता है और उसके बाद में चलना शुरू कर देता है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ जाती है, जिसको आप सभी जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू के नाम से। और लिमिटिंग वैल्यू का बड़ा खेल रहेगा आगे, तो इस लिमिटिंग वैल्यू को समझो, यानी कि मैक्सिमम वो सरफेस जो है वो कितना उसको रोक के रख सकता है। ठीक है ना, उस दुनिया से कितना रोक के हम रख सकते हैं, जिसको आपने जाना था एफ मैक्स के नाम से, और इसको आपने जाना म्यू एस और एन। क्योंकि स्टैटिक है तो स्टैटिक तक जब तक वो रोक के रख सकता है तो म्यू एस रहेगा वो। ठीक है, स्टैटिक वाला ही तो रोक के रखेगा उसको। ओके, अब देखो, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे, मतलब आपने लिमिट कर लिया, लिमिट इतनी आपने उसके ऊपर में लगाई और ऑब्जेक्ट ने क्या करना शुरू कर दिया? चलना शुरू कर दिया। जब चलना शुरू कर देता है तो उसके पास में एक नया फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट आ जाता है, यानी कि थोड़ा कम फोर्स आप लोगों को लगाना पड़ता है, जिसको आप लोग जानते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन के नाम से। काइनेमेटिक फ्रिक्शन, या फिर एक मिनट, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई। अब ये कब मूव करेगा? सेम वही चीजें यहां पर भी रहने वाली है, यानी कि एफ के जो है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन। एन क्या है यहाँ पर? जो नॉर्मल है उसका वही डिफाइन होता है। और म्यू किसके बराबर होता है? ये जब चलना शुरू कर देती है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाती है, जिसको आप जानते हैं म्यू के नाम से। ठीक है, और ये जो हमारे पास में होता है 99% केसेस के अंदर में म्यू के जो होता है वो लेस देन होता है म्यू एस से, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई सरफेस जो है वो उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी है ना। जब चलना शुरू कर देगा, पहले तो उसको रोक के रखेगा, तो ज्यादा कैपेबिलिटी, ज्यादा उसके पास में ताकत होनी चाहिए रोकने की। और जब चलना शुरू कर दे तो हम ये चाहते हैं कि वो क्या करे? थोड़ा सा कम उसको होल्ड करे, यानी कि उसको अपोज कम करने की कोशिश करे। तो म्यू के की जो वैल्यू है वो लेस देन म्यू एस यहाँ पर रहती है। ठीक है, 99% के अंदर में अगर कुछ भी आपको चेंज होगा तो एग्जामिनर आपको बताएगा। और हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में जब हम सोल्व करते हैं, जो हमें जरूरत पड़ती है उसमें हमें कुछ अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। म्यू के दैट इज इक्वल टू म्यू एस ही हमें लेना होता है। तो जो म्यू वैल्यू मेरे को दे रखी है, ये एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं बोला आपको कि म्यू के है या फिर म्यू एस है, तो आपको दोनों को इक्वल मानना है, चाहे म्यू हो, म्यू के हो, स्टैटिक हो या फिर काइनेटिक हो, दोनों का आपको म्यू की जो भी वैल्यू गिवन है वो आपको अज्यूम करके चलनी है। वहीं से आप उसका लिमिटिंग वैल्यू भी निकालेंगे, वहीं से उसका आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालेंगे, और वहीं से आप उसका स्टैटिक भी निकालेंगे। तो तीन चीजें हमें समझ में आती है कि भाई जो आपने स्टैटिक बताया ये अपने आप में वेरिएबल है, और वेरिएबल भी किस सेंस में? सेल्फ एडजस्टिंग है।
अगर कुछ भी नहीं लगा रहे हो आप फोर्स, इधर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसको परेशान नहीं कर रहे हो, तो सरफेस भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर 1 न्यूटन लगाया, इस जालिम दुनिया ने 1 न्यूटन लगाया, तो ये जो हमारे पास में है ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, इस पर जनरेट करने की कोशिश कर देगा। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और मैक्सिमम एक ऐसी लिमिट आएगी जहां तक वो उसको झेल पाएगा, टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाए तो उसके अंदर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन आने से बॉडी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो वहां पर एक नया कोफिशिएंट भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो कम अपोज करेगा। लेकिन जनरली हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर एग्जामिनर कुछ भी डिफाइन नहीं करता है, तो जो भी वैल्यू आपको स्टैटिक की दे रखी है, काइनेटिक की दे रखी है, या म्यू की वैल्यू दे रखी है, उन्हीं को तीनों केसेस के अंदर हमें यूज करना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू है ये भी अपने आप में क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ये भी फिक्स वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू है, ये भी अपने आप में क्या एक फिक्स वैल्यू है। तो वेरिएबल कौन सी वैल्यू हुई, जो हमारे पास में स्टैटिक है वही हमारे पास वेरिएबल होती है। तो तीन चीजें यहां से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और काइनेमेटिक को लेकर, जो हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके लेकर, कि आपने कहा, दो केस लिया मैंने, कि एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये एक दूसरे के ऊपर में मूव करना चाह रहे हैं, तो यहां पर इनके बीच में काइनेमेटिक फ्रिक्शन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी, काइनेमेटिक बार बार आ रहा है क्योंकि हमने काइनेमेटिक इतनी बार पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है उसके अंदर में कि जुबान पे काइनेमेटिक आया जा रहा है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अंदर में जनरेट हुआ, एक दूसरे के ऊपर में रिलेटिवली क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुकी रहे? मतलब दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, एक ये नीचे वाला है, ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड से, एक 5 मीटर पर सेकंड से, और इसमें आपको पता है कि कहां पर किस डायरेक्शन के अंदर में फोर्स जनरेट होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जिसको आपने काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना। तो एक जर्नल जो आपने परसेप्शन बना रखा है कि जब भी बॉडी जो है मूव करती है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लेकिन अगर मैं ऐसा केस लेके आऊं, थोड़ा सा आप समझो इसको, जो आप लोग याद करते हैं, रटते हैं, जो स्टेटमेंट आप लोगों ने बना रखी है उसको मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहूंगा, आपका जो परसेप्शन है उसको तोड़ना चाहूंगा। ये ए ऑब्जेक्ट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट मूव ना करे, यानी कि रेस्ट पे रहे ऑब्जेक्ट? यहां पर रिलेटिवली दोनों क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं। तो आपने कहा जी यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मैं इस केस के अंदर में ऐसा करूं कि एक ब्लॉक बी रख देता हूं यहां पर, ये ब्लॉक बी मैंने रख दिया, दिस वन, और इसको यहां से स्ट्रिंग के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, और जो नीचे वाला ब्लॉक है ए, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाई और इसको इस डायरेक्शन में खींच के लेके आ रहा हूं। तो अब बताओ कौन सा फोर्स? बी ब्लॉक रेस्ट में है, देख लो, रुका हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास में रुका हुआ है, मैं सिर्फ ए को मूव करवा रहा हूं, ए को मूव करवा रहा हूं, तब भी आप कहोगे कि यहां पे कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है भाई? यहां पर फोर्स मेरा जनरेट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और वो हमारे पास में एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनाएगा। तो एक बेसिक डेफिनेशन आप यहां पर भी समझो कि ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करें, यानी कि ए भी मूव कर रहा था, बी भी मूव कर रहा था, तभी उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और केस के अंदर में भी यहां पे जनरेट हो सकता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और दूसरे को आप खींचना शुरू कर दो। तो बेसिक डेफिनेशन आप बोलो कि रिलेटिवली अगर मोशन में है, रिलेटिवली अगर मेरे पास में बॉडी जो है वो मोशन के अंदर में है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहां पर बी रुका हुआ था, लेकिन ए को खींच रहा था, लेकिन बी उसका अपोज कर रहा था और ए भी उसका अपोज कर रहा था। तो यहां पर जो फ्रिक्शन जनरेट होकर आ रहा है, दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मेन मेन चीजें थी इसके अंदर में, आज आप लोगों को समझनी थी इस लेक्चर के अंदर में, कि क्या हमारे पास में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की दो चीजें, क्या उसकी मैग्नीट्यूड होती है, और ये फ्रिक्शन जो है वो कहाँ से निकल के आता है, ये बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसी का बच्चा है ये, वहीं से निकल के आता है। जो दो बच्चे उसके कॉन्टैक्ट फोर्स और एक सॉरी एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल है, उसी का बच्चा है ये। फ्रिक्शन मेरे पास में है जो पैरेलल टू द सरफेस लगेगा, यानी कि अलोंग द सरफेस आप बोल सकते हो। तो उसकी दो चीज़ें हमें समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो म्यू एस हो सकता है, और दूसरा उसका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जो रिलेटिव मोशन है उसका हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा ये। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने जब वो बॉडी मूव कर जाती है, तो इसके बेसिस पे हमने तीन तरीके से इसको डिफाइन किया। एक हमारे पास में स्टैटिक आ गया, एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई है, और तीसरी जो कंडीशन बनती है जिसको आप जानते हैं किस नाम से, काइनेटिक के नाम से। इसके लिए हमें इस कोफिशिएंट इसका म्यू एस डिफाइन किया, इसके लिए भी म्यू एस रहेगा क्योंकि रोक के रखेगा, और यहाँ पर हमने म्यू के डिफाइन किया, यानी कि उसके अंदर में काइनेटिक आ गया, तो ये मूव कर जाते हैं उसके अंदर में। ठीक है भाई।
ये अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग है। ये उसकी एक फिक्स वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये भी हमारे पास में क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। और 99 केस के अंदर में म्यू के जो है वो लेस देन हमारे पास में म्यूएस होता है, जो कि क्योंकि काइनेटिक जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी कि ढीला पड़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी जो है वो क्या करती है, फ्रिक्शन कम लगाना शुरू कर देती है, तो म्यू के की वैल्यू हमारे पास में कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक। चलो जी, अब एक ग्राफ जर्नली आप लोगों ने अपने जो पढ़ते होंगे तो वहां पर आपने इसको देखा भी होगा, तो वो चीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। साथ ही उसके ऊपर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और फिर डिफरेंट टाइप्स जब मैं इसके अंदर में डालूंगा, आप एग्जांपल्स जो इसके अंदर में एक सोल्व करेंगे, कुछ प्लेन सरफेस पे देखेंगे, फिर हम एक इंक्लिनेशन पे देखेंगे, फिर हमने एक स्टिंग से बांध के देखेंगे, फिर हम स्प्रिंग से बांध के देखेंगे, और फिर हम उनको जनरली ब्लॉक सिस्टम यानी कनेक्ट करके देखेंगे। तो जो हमने एनएलएम पढ़ा है ना, अभी तक जो हमने एनएलएम पढ़ा था वही सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन अब जो फोर्स यहाँ पर रिजल्ट में आएगी वो एक फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट में आ जाएगी। और उस फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट जो हमारे पास में रहेगा, यानी कि जो इसको सोल्व करके हमें मिलेगा, एफ नेट यहाँ से निकालना पड़ेगा या फिर इक्विवेलेंट फोर्स मुझे निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट फोर्स निकाल कर ही हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे तो समझ लो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो एनएलएम का बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, अभी तो सिर्फ बेसिक बताया। और कुछ आप लोग के जो दिमाग के अंदर में भ्रांतियां थी कि जब बॉडी मूव कर रही है तभी उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, गलत है। गलत नहीं मतलब इनकम्प्लीट है। आपको बोलना चाहिए रिलेटिव मोशन होगा बॉडीज के बीच में, तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और बॉडीज अगर रुकी हुई है रिलेटिवली रिलेटिवली रेस्ट पे हैं, तब भी उनके बीच में कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो। जैसे यहाँ पर भी मैंने केस के अंदर में आपको समझाया था, कहाँ गया भाई वो, ये इस केस में समझाया था ना, ये रहा देखो, कि बॉडी रेस्ट में है लेकिन मूव कर रही है दोनों, फिर भी उनके बीच में लग रहा था स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिवली वो क्या थी, एक दूसरे के रेस्ट में थी। तो इन सब चीज़ों का आंसर आज आप सभी लोगों ने ढूंढा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिनमें और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनके ग्राफ को लेकर, इनके न्यूमेरिकल्स को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरिएशन जो बन सकती हैं वो देखेंगे, कितना मैक्सिमम फोर्स कितना मिनिमम फोर्स मुझे लगाना चाहिए उसको देखेंगे, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और बहुत सारे इसके अंदर में क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।